Hello friends, good evening. Welcome back to new session. Myself Shreya Gupta and आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ। रेस्पिरेटरी हमारा जो होता है एक तरह का हम उसे भूषण तंत्र भी कहते हैं, जो सांस लेने की तंत्र होता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम दो तरीके से मेनली काम करते हैं, जिसमें कि हम गैसेस लेते हैं और गैस छोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि गैस का आदान प्रदान करना। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में O2 जाता है, जिसको हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जो होता है वो बाहर निकलता है। अब इसमें जो होता है, हमारे सांस लेने और छोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक सही और दूसरा गलत। जो सही तरीका होता है वो होता है आपका जब आप नाक से सांस लेते हो, और जो गलत तरीका होता है सांस लेने का वो होता है जब आप मुंह से सांस लेते हो। वो क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक के अंदर हमारे छोटे-छोटे बाल होते हैं। ये बाल हवा में मिली धूल या कोई भी जो बैक्टीरिया या वायरस या जर्म्स होते हैं उनको बाहर ही रोक देते हैं, और केवल हमारे को जो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, केवल वो ही अंदर जाने देता है। पर अगर हम मुँह से सांस लेते हैं तो मुँह के अंदर ऐसे कोई बाल या कुछ नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट हमारा मुँह एक तरह का बड़ा स्पेस भी होता है, तो जिसमें सारी चीज़ें चली जाती हैं। धूल, मिट्टी, जर्म्स, बैक्टीरिया सब हमारे अंदर चले जाते हैं, और फिर वो अंदर जाके हमारी बॉडी में कहीं न कहीं रिएक्ट करते हैं, या हमको कोई न कोई प्रॉब्लम फेस करने में आने वाली होती है, हमको कुछ भी प्रॉब्लम। तो जो नाक के अंदर की दीवार होती है जिसमें हम अरे बाल होते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करता है, सारे जर्म्स को बाहर रखता है, उसी को हम एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमारे को अच्छी सांस लेने और छोड़ने में मदद भी करता है। तो सांस लेने के जो प्रोसेस है उसमें सबसे मेन काम जो करता है वो एक ऑर्गन करता है, जिसको हम बोलते हैं लंग्स। जैसे हमारे और भी तरह के ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होता है, लीवर होता है, इन सब के अलग-अलग फंक्शंस होते हैं और सब अलग-अलग चीज़ें अपनी परफ़ॉर्म करते हैं। ऐसी जो लंग है वो मेन फंक्शन किस चीज़ के लिए, मेन किस काम करते हैं, सांस लेने और छोड़ने में। पर हम सबको लगता है कि लंग जो है केवल वो लेता है और छोड़ता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और सांस लेना और छोड़ना वो खुद में इतना लेंथी प्रोसेस है जो हमको शायद अभी तक पता नहीं था। तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लंग होते हैं वो हमारे 2 लंग होते हैं हमारी बॉडी में, राइट और लेफ्ट। पर जो राइट लंग होता है वो 1 इंच छोटा होता है लेफ्ट वाले से, पर पर उससे थोड़ा-सा चौड़ा होता है। इसको और समझते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें मेन जो 6 कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है हमारे नोज़, ट्रैकिया, नॉज़ल पैसेज, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम। तो जब हम साँस लेते हैं, हम अपनी नाक से लेते हैं, जो नॉस्ट्रिल के थ्रू शरीर के अंदर एयर को ट्रैकिया के मदद से लेकर जाता है। ट्रैकिया को एक तरीके से हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं। ट्रैकिया नीचे जाकर 2 छोटे-छोटे ट्यूब्स में अलग हो जाती है, जिनको हम ब्रोंकस भी बोलते हैं। दोनों ब्रोंकस ट्यूब्स हमारे लंग से जुड़ी होती हैं। जैसे आप जो ब्लू वाली पाइप देख रहे हैं, वो हमारा ब्रोंकस है और वो दोनों साइड से हमारी लंग से जुड़ी हुई है। जो कि लंग्स में अंदर जाके ब्रोंकस फिर छोटी-छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब इन ब्रोंक्यूल्स की एंड में पाउच शेप के कुछ छोटे-छोटे एयर सैक्स होते हैं, जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा एल्वियोली पाए जाते हैं। तो एल्वियोली क्या होता है? एल्वियोली वो पार्ट होता है हमारी बॉडी का जहाँ हवा में मौजूद O2 ब्लड से होते हुए हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। ब्लड में जो O2 होता है वो शरीर के सभी पार्ट में जाता है, जहाँ से सेल में मौजूद ग्लूकोज़ O2 से रिएक्ट करता है और फिर इससे हमको एनर्जी मिलती है। यहाँ पर जो रिएक्शन होता है उसका साइड प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है CO2, जो ब्लड से होते हुए दोबारा हमारी एल्वियोली में जाता है और एल्वियोली से फिर हमारी नाक के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो इसमें सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा डायफ्राम। ये हमारा एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है साँस लेने की प्रक्रिया में। ये जो थोरैक्स होता है, जिसको हम चेस्ट भी बोलते हैं, उसको पकड़ के रखता है ताकि जो हमारा लंग है वो एक तरह पे अपनी जगह पे स्टेबल रहे, वो नीचे या ऊपर ना हो, जिससे वो अच्छे से अपनी बॉडी में फंक्शन करता रहे। तो उसको पकड़ के रखता है।
जब हम सांस लेते हैं, हम सबने देखा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा पेट होता है, चेस्ट होती है, वो अंदर को सिकुड़ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर वो वापस अपने आप को फैला लेती है। इसका बहुत ईजी एग्जांपल जो हम बोल सकते हैं वो होता है कि जब कोई भी अगर मोटा व्यक्ति है या थोड़ा हेल्दी है, जब उसको फोटो खिंचाने के लिए बोलते हैं तो अपनी सांस अंदर खींच लेता है, जिससे उसका जो पेट या छाती होती है वो अंदर को दब जाती है, और फिर जब फोटो खिंच जाती है उसके बाद फिर वो दोबारा छोड़ देता है। वो ही होता है जो हमारा डायफ्राम काम करता है। तो ये पूरा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है कि कैसे-कैसे लंग्स से में काम होता है और हमारे बॉडी में O2 आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। पर अगर ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो क्या होगा? तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। पर उससे पहले लंग्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हमारे लंग में 300 से 600 मिलियन एल्वियोली होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बोल सकते हैं, और बहुत छोटे-छोटे होते हैं जो पाए जाते हैं। 23,040 टाइम्स हम सांस लेते और छोड़ते हैं पूरे दिन के अंदर, और 8.15 लीटर अमाउंट जो होती है हम पर मिनट ब्रीथ करते हैं। और हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है, सांस लेने छोड़ने का जो रेट होता है वो कितना होता है, 16 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब हम 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, अगर किसी का ब्रीथिंग रेट नॉर्मल रहे। पर अगर इसमें वेरिएशंस हैं, अगर उसकी ज़्यादा चल रही है या स्लो चल रही है, तो उसको कुछ चैलेंज हो सकता है और डॉक्टर से उनको दिखाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं कि अगर इसमें से लंग में कोई भी कहीं पे भी चैलेंज आता है या हमारा रेस्पिरेटरी ढंग से काम नहीं करता है, तो उससे क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट होता है अस्थमा, जिसमें साँस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हम सबने देखा होगा कि उनके पास एक पंप होता है, जिसको अगर उन्हें ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम करा या ज़्यादा उन्होंने उठा-पटक करी, तो उनकी साँस फूलने लग जाती है, और उस टाइम पे उनको पंप की ज़रूरत होती है, जिसको पंप को लेते हैं और फिर उनको नॉर्मल दोबारा होते हैं। इससे होता क्या है, अगर किसी को अस्थमा है तो उसकी ब्रेथलेसनेस हो जाती है, मतलब उसको साँस ढंग से नहीं आती है, चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाती है, कफ बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, व्हीज़िंग हो जाती है, मतलब उसकी साँस के साथ-साथ सीटी टाइप की निकलती है, अलग तरीके की आवाज़ निकलती है, और ड्राई कफ होता है, जैसे रात को जब सोते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाँसी होती है, वो प्रॉपर लेट नहीं पाते, बार-बार उनको नींद टूट जाती है, बार-बार उठना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे अस्थमा के सिम्पटम्स हमको दिखते हैं या उससे होता है। अब इसके हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें तो 33.4 करोड़ पीपल जो हैं वो अस्थमा से सफ़र करते हैं। जिसमें से 14% बच्चे हैं जो अस्थमा से ग्लोबली अफेक्ट है, मतलब पूरे दुनिया में 14% 100 में से अस्थमा के केवल बच्चे ही हैं, और 4,89,000 डेथ होती हैं हर साल, किससे? केवल अस्थमा से। सेकंड कम्स लंग कैंसर, जिसमें हमारा जो लंग होता है उसके में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और सबको पता है कि कैंसर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो हमारा एक तरह का लॉन्ग टर्म होता है, और इसको रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत अलग-अलग तरीके के हमको ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। लंग कैंसर से क्या होता है, हमारी चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, चेस्ट में पेन रहने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, भले ही आपकी डाइट प्रॉपर हो, आप खाना प्रॉपर खा रहे हो, उसके बाद भी आपका वेट क्या है, वो गिरने लगता है। व्हीज़िंग हो जाती है, आपकी साँस के साथ अजीब तरीके की सी आवाज़ या सीटी आती है, और आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, आपकी प्रॉपर आवाज़ नहीं निकल पाती। 17.6 लाख पीपल जो हैं वो हर साल मरते हैं लंग कैंसर की वजह से, और इसको बोला जाता है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो ग्लोबली निकाला गया है या सर्च करा गया है। 58% केसेज़ जो होते हैं लंग कैंसर के, वो कहाँ पर होते हैं? जो कम डेवलप्ड एरियाज़ हैं या जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, पर बहुत ज़्यादा दूसरे चैलेंजेज़ हैं हवा में, जो हम हवा ले रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। थर्ड होता है हमारा सीओपीडी, जो हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, हमको बहुत ज़्यादा कफ रहने लग जाता है, रिपिटेटिव कफ, आप भले ही कितना भी उसके लिए ट्रीटमेंट ले लें, टैबलेट्स रोज़ लेते रहें, कफ सिरप ले लें, उसके बाद भी आपका कफ नहीं कम होता है। फटीगनेस आ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, आप हमेशा गिरे-गिरे रहते हो। एक्सेस म्यूकस हो जाता है, बलगम बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, जिसको बोलते हैं हम छाती में बलगम जम गया, जिसकी वजह से
सांस प्रॉपर नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती में कुछ फंसा हुआ है, वो हो जाता है और इन्फेक्शंस में रहने लग जाते हैं चेस्ट में बहुत ज़्यादा। जिससे 38.4 करोड़ पीपल सफ़र करते हैं पूरे दुनिया में और ये थर्ड लीडिंग कॉज़ है डेथ का। जो सबसे ज़्यादा लोगों में चैलेंज आता है और जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। और 30 लाख पीपल हर साल मरते हैं किससे? सीओपीडी के थ्रू। 4th हमारा निमोनिया, जिससे हमको कफ रहने लग जाता है, हमारी रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, हार्ट बीट में वेरिएशंस आने लग जाते हैं, बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। फीवर रहने लग जाता है, स्वेटिंग, पसीने बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और चेस्ट में पेन रहने लगता है। जिसकी वजह से 40 लाख लोग हर साल मरते हैं पूरे दुनिया में और ये 5th लीडिंग कॉज़ है डेथ का। तो आप देख सकते हैं कि 2nd, 3rd, 5th प्लेस तो केवल आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चैलेंजेज़ हैं उन्होंने ले ली डेथ के थ्रू। और हम सबको लगता है कि रेस्पिरेटरी हेल्थ में केवल साँस लेना और छोड़ना ही काम करता है और अगर वो तो हमारी सही चलती रहती है। और 2 चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स 5 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं, उसमें से 2 चिल्ड्रन हर साल, हर मिनट मरते हैं इसके वजह से, निमोनिया की वजह से। और जो लास्ट है वो हमारा ट्यूबरकुलोसिस, जिससे हमारी ब्लड में कफिंग हो जाता है, मतलब जब हम खाँसी होती है तो उसमें ब्लड निकलता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, रात को बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, एकदम से आपको ठंड लगने लग जाती है, चिल्स। वेट लॉस होने लगता है और आपकी चेस्ट में पेन रहने लगता है। 1 करोड़ लोग टीबी की वजह से इल होते हैं, बीमार होते हैं और 4383 डेथ होती है रोज़। मतलब 4000 समथिंग रोज़ आपकी इसी की वजह से डेथ होती है और 16 लाख लोग मरते हैं हर साल ग्लोबली। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे मेनली लंग कैंसर या रेस्पिरेटरी हेल्थ से रिलेटेड बोले जाते हैं। पर ये होते क्यों हैं? रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब जो हमारे आस-पास में फ़ोन है या लैपटॉप्स हैं या कोई भी अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं और भी रेडिएशंस हैं जिससे हम काम कर रहे हैं, उसकी हमको रेज़ पड़ती हैं जो इससे में हमको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। एजिंग फैक्टर होता है कि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है तो उसके साथ-साथ आपका साँस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगती है और एडल्ट्स को उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन लेना पड़ता है। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका सबसे पहला इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ता है? लंग्स पे पड़ता है और लंग्स उससे डैमेज होने लग जाते हैं। जेनेटिक्स, अगर किसी के पेरेंट्स में कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चैलेंज है, तो होता है कि वो आप में भी आ जाए। जीन्स जिसे बोलते हैं हम, जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑक्यूपेशन, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहती है और आपके बॉडी पार्ट्स या बॉडी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। जैसे माइनिंग, उसमें आपका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अनहेल्दी होने का। पॉल्यूशन, हम सबको पता है कि हमारे आस-पास में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। हम केवल जो फैक्ट्रीज़ होती है उसमें से जो धुआँ निकल रहा है उसको ही पॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। जो कार से निकलता है हमारे, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, किसी व्हीकल से जा रहे होते हैं तो उससे निकलता है। ये हमारे घर में भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। हमारे आस-पास में लोग अगर कुछ कूड़ा जला रहे हैं उससे होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये भी पॉल्यूशन में क आती हैं। और लास्ट सेकंड हैंड स्मोक। सेकंड हैंड स्मोक क्या हुआ कि अगर आपके सामने कोई पर्सन स्मोक कर रहा है और आप भी आस-पास में हो, तो वो आपको ज़्यादा अफ़ेक्ट करेंगी। क्योंकि जो पर्सन स्मोक कर रहा है उसमें फ़िल्टर होता है, जो उसको इतना नुकसान नहीं पहुँचाता। पर आप उसके सामने खड़े हो या आप आस-पास में खड़े हो और आपके साथ भी वही सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जा रही हैं, साँस के थ्रू आपके अंदर जा रही है, तो वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कहीं पे कोई स्मोक कर रहा है, तो उससे काफ़ी दूर खड़े हो, ताकि आपको वो अफ़ेक्ट ना करे, आपकी बॉडी पार्ट में या आपके अंदर ना जाए। तो ये कुछ कॉज़ेज़ हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अनहेल्दी बनाते हैं। तो इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? अगर हम नेचुरली बात करें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को फिज़िकली फिट रख सकते हैं। स्मोकिंग नहीं करें, स्मोकिंग बंद करें, अगर कोई कर भी रहा है तो उसको भी आप ट्राई करें कि आप बिल्कुल ही खत्म कर दें। मेडिटेशन करें सुबह के टाइम पे, जब हवा बिल्कुल फ्रेश होती है, ताज़ी होती है, उस टाइम पे मेडिटेशन करें ताकि आपके अंदर अच्छी हवा जाए और अंदर में जो भी टॉक्सिक्स है वो बाहर निकल जाए।
फ्रूट वेजिटेबल्स हेल्दी खाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल खाएं और उनको ट्राई करें कि जब वो फ्रेश हो उसी टाइम पे बना के खाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पानी पीना, बोलते हैं कि हमको पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास रोज पानी पीना चाहिए। पानी हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट होता है ना, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो अगर हम पानी का इंटेक अपना बढ़ा देंगे तो वो भी हमको मदद करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। पर ये सारी चीजें कई बार हो जाती हैं और कई बार नहीं हो पाती, तो उसको अपने आप को और कैसे हेल्दी रख सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी रेंज आती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रीलाइट रेंज, जिसमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, अगर हम इनको लेते हैं अपनी डाइट के साथ-साथ, तो वो हमको मदद करेगी हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा करने में। तो उसमें सबसे पहले हमारा न्यूट्रीलाइट वसाखा, मुलेटी और सुरसा है, जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करती है। वसाखा जो है, जिसको हम मालाबार नट भी बोलते हैं, सबसे पहले क्या करती है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती है। ब्रोंचाइटिस को क्योर करती है, उसको अच्छा करती है, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हमारे ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ताकि वो O2 को अच्छे से ले सके और CO2 को बाहर निकाल सके, और O2 को भी अच्छी मात्रा में फ्रेश और बिल्कुल साफ इनटेक करे और हमारी बॉडी में रेगुलेट करे। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको खत्म करने में, उससे लड़ने में मदद करती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करती है। सेकंड जो इसमें डाला है, वो मुलेठी डाला गया है। हमको जो भी डाइजेशन से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, उसको खत्म करती है, उससे लड़ने में मदद करती है। हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, उससे हमको बचाती है, उससे हमारे डैमेज को दोबारा से क्योर करती है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, उसको सपोर्ट करती है, और हमारे ओरल हेल्थ, उसको भी कहीं न कहीं प्रमोट बहुत ज़्यादा करती है। वो मुलेठी एक तरह का हमारा मीठा-सा होता है, अगर कोई इसको डायरेक्ट भी लेता है तो। और लास्ट सुरसा, जिसको हम तुलसी भी बोलते हैं, एक तरह का ये हमारा एंटीबायोटिक और डिसइन्फेक्टेंट एजेंट होता है। उसके साथ-साथ ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को क्योर करने में मदद करता है, और हमारे अगर किसी को हेडेक है, कफ है या कोल्ड है, उसको भी कंट्रोल करता है। अस्थमा को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और हार्ट डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी को भी हार्ट से रिलेटेड भी चैलेंजेस हैं, उसमें भी सुरसा या तुलसी मदद करता है बहुत ज़्यादा। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन डाला गया, अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या मदद करता है, हमारे नेचुरल रेस्पिरेटरी कम्फर्ट को सपोर्ट करता है, जिससे कि हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी रेट को सपोर्ट करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। इसमें जो भी इंग्रीडिएंट्स डाले गए हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फ्री रेडिकल डैमेज से हमको बचाती हैं, उनसे लड़ने में मदद करती हैं, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें डाली गई हैं। इसको हमें कितना लेना है? इसको हमें 1 टैबलेट 2 बार लेनी है दिन में अपनी डाइट के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, वो हमारा तुलसी। तुलसी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। जो हमने वसाखा, मुलेठी में देखा, उसमें तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो उसके साथ-साथ अगर हम तुलसी को ऐड ऑन करते हैं, तो हमको और ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसके हमको 1 टैबलेट में 100 तुलसी की पत्तियों का सत मिलता है, जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा, और हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये प्रोवाइड कर सकती है। ये हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है, एक तरह का पोटेंट एप्टोजेन है, और हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं, जो फ्री रेडिकल डैमेज से हमको बचाती हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रीडिएंट लिया गया है, वो कौन-सा लिया गया है, वो है हमारा अर्सोलिक एसिड, जो हमको हर टैबलेट में 2% मिलता है। इसको हमें कितना लेना है? इसको हम 1 से 2 टैबलेट रोज़ ले सकते हैं अपने खाने के साथ पानी से। ये हमारा पीएसपी फ़ॉर्मूले पे बेस है, प्योरिटी सेफ्टी पोटेंसी, जो कि हर टैबलेट हमको 10.8 रुपीज़ कॉस्ट करती है। थर्ड इज़ एक्नेशिया सिट्रस कॉन्सन्ट्रेट प्लस, जो कि ट्राउट लेक फार्म में हार्वेस्ट करा गया और वहीं से निकाल के, वहीं से उगा के टैबलेट्स में इसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इसमें 3 चीज़ों का ब्लेंड है, एक्नेशिया पर्पुरिया रूट्स और एक्नेशिया एंगिस्टिफोलिया, जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करता है, और हर एक्सट्रैक्ट डिफरेंट तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट के बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करता है।
उसके साथ-साथ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, उसको इम्प्रूव करती है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट और प्रमोट करती है, हमारी बॉडी के नेचुरल रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने में मदद करती है। और किसी को अगर कोल्ड रहता है ज़्यादा या फीवर रहता है, कफ रहता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कम कर देती है। जैसे हर बार वो जल्दी-जल्दी हो जाता है अगर वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं जिसको थोड़ा-सा कफ है, तो एकदम से पकड़ लेता है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी ये खत्म करती है। इसको हमें कितना लेना है? इसको हमें 3 टैबलेट्स लेना है, एक ही सर्विंग में, एक ही दिन में। इसको लेने के हमारे 2 तरीके हैं। एक होता है जैसे पहले आता था कि 3 टैबलेट हमको फर्स्ट डे लेनी होती थी, मतलब 9 टैबलेट आपको पहले दिन, सेकंड डे आपको 6 टैबलेट, 3 सुबह, 3 शाम को, और तीसरे दिन से फिर आपको 3-3 टैबलेट लेनी होती थी 14th डे तक। पर अब ऐसा नहीं है, अब आप इसको एक दिन में, एक बार में 3 टैबलेट भी ले सकते हैं, मतलब पूरे दिन में, पर आपको ये तीनों टैबलेट एक साथ ही लेनी है। आप ऐसे नहीं कर सकते एक सुबह, एक शाम और एक रात को। अगर आप इसको तीनों को एक साथ लेंगे तो ही इसके सारा बेनिफिट्स दिखते हैं। और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा नेचुरल सी, जो हमारी बॉडी में एक तरह का हमारे को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, जो इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है और हमारी बॉडी से जो भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है स्ट्रेस, पॉल्यूशन, स्मोकिंग की वजह से, उसको खत्म करता है, उसको रिड्यूस करता है। ये इसमें जो विटामिन सी लिया गया है वो किससे लिया गया है? वो चेरी से लिया गया है, एस्ट्रोला चेरी, जो कि रिचेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। मेनली अगर किसी को अपनी इम्यून सिस्टम को हेल्दी करना है या अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है, तो बोलते हैं विटामिन ए लेना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। और विटामिन सी उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है, तो और वो हमको एस्ट्रोला चेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उससे इसको लिया गया है। उसके साथ-साथ इसमें सिट्रस बायोफिनाइड्स डाला गया है, जो हमको सिट्रस फ्रूट से मिलता है। ये एक तरह का हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, फ्री रेडिकल डैमेज से हमको बचाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में, जो भी हम आयरन खाते हैं अपने खाने के साथ या एक्स्ट्रा आयरन लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और कोलेजन को फॉर्म करता है। कोलेजन हमारी बॉडी में बोला जाता है अबंडेंट प्रोटीन होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हेयर, स्किन और नेल को फॉर्म करने के लिए चाहिए होता है, और स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो उसको फॉर्म करने में, उसको अच्छा रखने में ये मदद करता है। और जो इसमें मेन पॉइंट है, हमको विटामिन सी रोज़ लेना पड़ता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है, जितना हम खाते हैं, जितना बॉडी को चाहिए होता है वो उतना रोकती है और बाकी बाहर निकाल देती है, फ्लश आउट कर देती है। तो हमको ज़रूरत है कि हम रोज़ विटामिन सी का इंटेक करें। इसको हमें कितना लेना है? इसको हम 1 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी रेंज थी 4 प्रोडक्ट्स की, जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करती है, उसको अच्छा करने में मदद करती है। इसको आपको अपनी जो रेगुलर डाइट है उसी के साथ लेंगे, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखेंगे, आप एक्सरसाइज़ ज़्यादा करेंगे, पानी का इंटेक ज़्यादा लेंगे, बाकी जो हैबिट्स हैं उनको खत्म करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अपनी डाइट के साथ-साथ। तो आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, और इट्स अप टू यू नाउ कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसमें क्या-क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं। आज का मेरा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय यूज़र आईडी इज़ आई एम श्रेया गुप्ता। थैंक यू सो मच।